हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1B.4 कर रहे थे। उसके कुछ सवाल लगा लिए थे। अब आज उसी के आगे से और लगाएंगे। वन बी पॉइंट 2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये फर्स्ट का ही 6 नंबर दिया हुआ है। इस पे लिखा हुआ है f(x = x² / x + 4)। ये लिखा हुआ है। हमको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है x² + 4, x² + 4। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब x के वो कौन कौन से मान हैं, x की क्या क्या वैल्यू है जो यहाँ पे रख दी जाए तो इस फंक्शन का मान हमको रियल मिले। रियल मतलब कोई ना कोई वास्तविक संख्या। कहने का मतलब उसको हम हल कर सके बस, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लिखने पे हम हल ही ना कर पाए, ठीक है। तो x के वो कौन कौन से मान हैं जो हम यहाँ पे रख दें तो हमको x की वैल्यू क्या मिले? रियल मिले, वास्तविक संख्या मिले, ठीक है। तो ये ऊपर तो कुछ भी लिखा हो, ऊपर अगर केवल ये डिनोमिनेटर ना होता तो न्यूमरेटर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, न्यूमरेटर बस होता तो सारे न्यूमरेटर लगभग, अगर वो अंडर रूट के अंदर नहीं बंद है, अंडर रूट नहीं लगा हुआ है और न्यूमरेटर में कोई भी बीजी व्यंजक दिया हुआ है तो वो सारे बीजी व्यंजक रियल नंबर के लिए परिभाषित हो जाएंगे। उन सबका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर आने के कारण थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है कि किसी भी इस तरह के किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी, ये जो हर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x की ऐसी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0 कभी ना आए, ठीक है। तो f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए हर शून्य ना हो, ठीक है। हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात ये जो हर में क्या लिखा हुआ है x² + 4 0 के बराबर नहीं ना हो, ठीक है, बराबर 0 ना हो, implies that x² does not equal to -4, x² बराबर -4। अब आप बता दीजिए कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसका वर्ग करने पर हमको माइनस मिले। कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे -4 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे केवल -4 रखेंगे तो ही बटे पे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर क्या आए? -4 आए, ठीक है। अर्थात ये फंक्शन x के सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस में आने वाला नहीं है। जब माइनस में आने वाला नहीं है तो ये सबके लिए परिभाषित हो जाएगा। x का कुछ ना कुछ मान रखेंगे, हम उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, है ना। x² 4 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो x² - 4 के बराबर कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग करने पर -4 आए, ठीक है ना। जिनके लिए हर शून्य ना हो, अर्थात ये ना हो, अर्थात ये बराबर x² बराबर -4 ना हो। चूंकि किसी भी
वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः fx फलन fx का डोमेन या प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर। सारी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हम जानते हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं इसका क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं इसी के 7 नंबर भी देखते हैं इसका। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं 5 नंबर पे, इसको भी देखते हैं। fx बराबर 2x² प्लस, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, ये चैप्टर ही नया है, थोड़ा सा अलग टाइप से है। 3x + 1 x² - 5x + 1, ये परिमेय व्यंजक दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है p/q के रूप में परिमेय व्यंजक दिया हुआ है। इसके न्यूमरेटर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, मतलब कहां से होना चाहिए, डिनोमिनेटर से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजक, कोई भी फलन तभी परिभाषित है जब उसका डिनोमिनेटर शून्य ना हो, ये क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यहां पे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 0 के बराबर ना है। प्रांत निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन का सीधा सा मतलब है x का हम कौन कौन सा मान रखते हैं जिसके लिए हमारा जो फलन है वो डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब हम उसको ऐसा हल करके निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से x के मान है, बहुत सारे मान हो सकते हैं। अब हम एक एक करके रखेंगे थोड़ी कि 1 रखा, 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, इस तरह नहीं रखेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, ये देख लेंगे किन किन मानों के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है, हम उसको निकाल लेंगे। किन मानों के लिए परिभाषित नहीं होगा, जो x रख देने पे इसका डिनोमिनेटर, इसका हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे ऐसे कौन सी संख्याएं हैं, कौन से x के मान हैं जो यहां पे रखने पे हर क्या हो जाता है, 0। लिखना उसी तरह से है, fx x के उन मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए हर शून्य ना हो, ठीक है, उन्हीं मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए हर 0 के बराबर ना हो। x² - 5x + 1 बराबर 0 ना हो, ठीक है ना। ये गुणनखंड है, गुणनखंड आप लोगों से करते हुए आता है, ठीक है ना। x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 1 रहता है, इसके साथ में गुणा किए, 1 का गुणा 1 से किए तो 1, ठीक है ना। आपको ये बीच में इसका ब्रेक करना है, 5 को ब्रेक करना है, 5 को क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अदरवाइज इसका गुणनखंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी देखो 1 का गुणा 6 से किए, 6 कम 6, तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करें तो 6 आए और पूरी संख्याओं को आपस में क्या करें, जोड़े, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ ना, आपस में जोड़े तो 5 आए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -3x - 2x, 2x को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, +6 = 0, ये हो गया। यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, x - 3, ये सब आप लोग 9 में पढ़ चुके हो, 10 में पढ़ चुके हो, x कॉमन लिए x - 3, -2 कॉमन लेंगे, x - 3 = 0, ये हो गया हमारा x - 3, x - 2 = 0। ये हम लोग कब प्रयोग करते थे, ये शून्य निकालने के लिए करते थे, मतलब x के ऐसे मान, x के शून्य निकालने के लिए करते थे। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और x की वैल्यू 3 रखने पे इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना।
x के उन मानों के लिए परिभाषित है जिनके लिए हर शून्य ना हो, बट x बराबर 2 और 3 रखने पे हर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो f(x) 2 व 3 रख देंगे तो हल परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। 2 व 3 को छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। f(x) जो है मतलब यहाँ पे 2 और 3 नहीं रख सकते, बाकी की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। अतः f(x) का डोमेन, या इसको प्रांतीय बोलते हैं, प्रांतीय लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याएं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट 2 और 3 नहीं होंगे। तो ये हो गया -2 और 3। इसमें से 2 और 3 को हटा देंगे। देखो यहाँ पे ये थोड़ा ब्रैकेट्स का मतलब समझो। ब्रैकेट्स, ये छोटा वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये मध्य कोष्ठक, एक रेखा कोष्ठक भी होता है। जब कोई संख्या इसके अंदर लिखी रहती है, जैसे मान लो लिखी हुई है 2 7, इसके अंदर भी वही लिखी है 2 7, और इसके अंदर भी वही संख्या लिखी है 2 7। इनका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, ठीक है। जब इस कोष्ठक के अंदर कोई संख्या लिखी रहती है 2 और 7, इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है, इसके अंदर 3 4 5 और 6 है, अगर पूर्णांक की बात की जाए। बाकी बटे वाली, दशमलव वाली बहुत सारी। 2 और 7 के बीच की सारी संख्याएं इसके अंदर है, 2 और 7 बाउंड्री को छोड़ करके, ठीक है। यही अगर इसकी बात करें बड़े वाले कोष्ठक की, तो इसका मतलब इसमें 2 3 4 5 6 7, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें 2 और 7 भी शामिल हो गया। जब बड़ा कोष्ठक हम लिखेंगे, इसका मतलब इसमें 2 भी है और 7 बाउंड्री की संख्या भी है, इसका मतलब इसमें बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और इस 2 और 7 का मतलब क्या होता है, इस 2 और 7 का मतलब होता है केवल 2 और 7, बाकी कोई संख्या नहीं, ये, ठीक है। यही कभी कभी इस तरह से होता है, एक तरफ ओपन लगा रहता है, दूसरी तरफ क्लोज लगा रहता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 शामिल नहीं है पर 7 शामिल है। इधर क्लोज लगा हुआ है, इधर लगा हुआ होता तो 2 शामिल होता, 7 शामिल नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं पे इसी इंटरवल को इस तरह से बनाया जाता है, ये जो हमने ऐसा बनाया है, कहीं कहीं पे ये ऐसा बना रहता है, इस तरह से, ठीक है। तो हम इस सवाल को कर रहे थे, इसमें इसका डोमेन क्या हो गया, 2 और 3 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं, ठीक है ना, सारी वास्तविक संख्याएं। दो और 3 को छोड़ करके शेष सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। चलिए और करते हैं आगे 8 नंबर पे। 8 नंबर पे दिया हुआ है f(x) = 4 - x² का अंडर रूट। अब देखो इसमें अंडर रूट आ गया, ठीक है ना। क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या निकालना है, x की कौन कौन सी वैल्यू यहां पे रख दी जाए तो ये फलन हमारा परिभाषित होगा। ये अभी तक मैं बोल रहा था कि न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर को देखना है। इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, अब न्यूमरेटर से मतलब रखना है। मैंने पहले बताया था कि अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो फिर सारे रियल नंबर्स के लिए वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर रियल नंबर अगर ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ये रूट हटा होता, फिर कहता इसका डोमेन निकालो, ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो जाता, सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो जाता। पर ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से है। अभी तक आप लोग केवल वास्तविक संख्या पढ़े हो, कभी भी ऐसा नहीं पढ़े हो कि अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाली संख्या आ जाए। अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या पढ़े हो, कभी भी ऐसा नहीं पढ़े हो कि यहाँ पे माइनस वाली संख्या आ जाए। अब हम कुछ ऐसी संख्याएं देखते हैं
जो फंक्शन हमारा है ये x के उन मानों के लिए परिभाषित नहीं होगा जिनको हल करने पर अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। अब ऐसे x के कौन कौन से मान हो सकते हैं? x बराबर अगर हम 0 रखें तो 4 आएगा, बहुत सही लिखा होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। x बराबर 1 रखें तो 4 में 1 घटाएंगे, √3 आ जाएगा, वो भी सही है। x बराबर 2 रखें, 2 दूनी 4, ठीक है ना। x बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0, √0 हो सकता है, ठीक है ना, √0 बराबर 0। जब x बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का 9, और 4 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। तो ये कहलाता है हमारा अनडिफाइंड पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम नहीं पढ़ रहे फिलहाल। तो यह फंक्शन उन संख्याओं के लिए केवल डिफाइंड होगा जिनके लिए अंदर वाली संख्या नेगेटिव ना है। तो हम देख रहे हैं 0 1 2 तक तो ठीक है, 0 1 2 तक तो ठीक है, पर जैसे 3 रख दिए तो माइनस आ गया। और इसी तरह चाहे माइनस वाली संख्या रखो, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 में घटाएंगे 3। -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर +4 होगा, 4 में 4 घटाएंगे 0। लेकिन जैसे ही -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर +9, तो फिर -3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ना तो -3 हो रहा है, ना तो -3 से छोटी संख्याएं हो रही हैं, और ना तो इधर 3 से बड़ी संख्याएं, ठीक है ना। तो इसका डोमेन कुछ छोटा है। कितना छोटा होगा उसके लिए f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए करणीगत व्यंजक, ये करणी कहलाती है, इसको आप रूट में पढ़ते हो, ये क्या कहलाता है, करणी कहलाता है, ठीक है ना। जिनके लिए करणीगत व्यंजक ऋणात्मक ना हो, शून्य हो सकता है। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम लिखते शून्य ना हो। अगर यही चीज ऐसे कुछ बटे के नीचे होती तो हम क्या लिखते, जिनके लिए करणीगत व्यंजक शून्य ना हो। और अभी क्या लिख रहे हैं, ऋणात्मक ना हो, जिनके लिए करणीगत व्यंजक क्या है, ऋणात्मक ना हो। अर्थात ये कैसा होना चाहिए, जो इसके अंदर व्यंजक है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चाहे पूरा ऐसा लगा लो, ये पूरा करणीगत व्यंजक क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लिए, x² - 4 माइनस कॉमन कर लिए, ठीक है ना। अब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं, x² - 4 लेस आर इक्वल टू 0। भाई अभी ये ग्रेटर देन 0 था, अभी लेस देन 0 क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी से संबंधित एक हमारा चैप्टर ही है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कैसे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं, जैसे यहाँ पे -3 और 4 लिखा हुआ है, या -4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, -3 बड़ी है कि -4 बड़ी है? -3 बड़ी है कि -4 बड़ी है? दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, -3 की -4? जाहिर है कि -3 बड़ी है, बड़ी है ना। -3 इन दोनों में क्या है, बड़ा है। अब हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4। अब बताओ कौन सी बड़ी हो गई, 4 बड़ी हो गई ना। मतलब माइनस का गुणा करने पे इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह यहां भी हुआ है, x² - 4 लेस आर इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x - 2 into x + 2, ये a² - b² से, ठीक है। इसको 2 का स्क्वायर लिख के अगली लाइन पे चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते थे, x² - 2² लेस आर इक्वल टू 0। फिर यहां से ये हो गया, मतलब ये जो x है, x की वैल्यू
-2 से बड़ी और 2 के बराबर, x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में होगी। x है क्या? fx। x है क्या? x वो मान जो हम लेते हैं। x क्या है? x वो मान है जो हम लेते हैं। तो x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए? केवल -2 से 2 के बीच में लेना है। अतः fx का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -2 से 2। मैंने ऐसा कोष्टक लगाया ना ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब -2 भी लिया गया है और 2 भी लिया गया है, और इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर हम ले सकते हैं। 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 1/2 भी ले सकते हैं, 2/3 भी ले सकते हैं, और बहुत बड़े वाली भी संख्या ले सकते हैं। हम तो पूर्णांकों की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको इसका डोमेन निकालना था, इसका डोमेन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया हुआ है 9 नंबर, fx इक्वल टू 1/√1 माइनस x एंड x माइनस 2। ये लिखा हुआ है 1/√1 माइनस x एंड x माइनस 2। इसका हमको प्रांत निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए कि फलन डिफाइंड रहे। फलन कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। फलन कब डिफाइंड रहेगा? जब डिनोमिनेटर क्या हो? 0 ना हो, तब ये फलन हमारा डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। fx x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा या परिभाषित नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं। x के उन मानों के लिए परिभाषित नहीं होगा जिनके लिए हर शून्य हो। x के ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करने पे हर 0 आ जाए तो उन मानों के लिए वो परिभाषित नहीं होगा। वैसे आप लोग देख के बता सकते हो। अगर हम x की जगह ऊपर रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना, 0 × ये 0 मतलब 1 के लिए नहीं परिभाषित होगा। 2 रख दें, 2 माइनस, देखने में बड़ा इजी दिख रहा है। इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। किन मानों के लिए परिभाषित होगा? 1 √1 माइनस x, अर्थात √1 माइनस x in x minus 2 बराबर 0 implies that 1 minus x minus 2 equal to 0, जिसके लिए हर क्या हो? शून्य ना हो। तो यहां से हम x बराबर क्या आ गया? 1 और 2। 1 minus x बराबर 0, x बराबर 1 और x minus 2 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या हो गया हमारा? 2। तो ये किन मानों के लिए परिभाषित हो गया? ये जो x है, x बराबर क्या आया? 1 और 2। x के इन दोनों मानों के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, x के इन दोनों मानों के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए ये जो fx है, अन्य सभी मानों के लिए fx अन्य सभी मानों के लिए fx अन्य सभी मानों के लिए fx क्या करेगा? एक निश्चित और अद्वितीय मान। fx एक अद्वितीय और निश्चित मान। x के इन दोनों मानों के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए fx का एक निश्चित और
अद्वितीय मान, ठीक है, एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होगा। एक चीज मैंने ये तो लिख दी x बराबर 1 और 2 रखने पर यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम x बराबर 2 रख, मान लो 2 रखने पर 0 हो जाता है, 3 रखते हैं तो यहां तो ठीक है पॉजिटिव आता है, यहां पे देखेंगे x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट माइनस 2, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अंडर रूट माइनस 2 किस तरह की संख्या की मैंने बताया, ये काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो जो मैंने यहाँ लिखा x के इन दोनों मानों के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए f(x) का एक निश्चित, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे काल्पनिक और अद्वितीय मान होगा, ठीक है। काल्पनिक आएंगे ही जब यहां पे हम रख देंगे तो, ठीक है ना, माइनस जब इसके अंदर आ जाएगा तो काल्पनिक मान आएंगे ही, ठीक है ना। अतः f का डोमेन, अतः जो इसका डोमेन हो जाएगा, हम काल्पनिक संख्याओं को छोड़ देते हैं, अतः f(x) का जो डोमेन है संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं का क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से हम क्या निकाल देंगे 1 और 2 को निकाल देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसका डोमेन हो जाएगा। एक और बचा, इसी में इसको भी देख लेते हैं। f(x) बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16, ये दिया हुआ है। इसी तरह का भी मैंने कभी बताया कि जब इस तरह से वर्गमूल के अंदर आ जाए तो f(x) x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए करणीयत व्यंजक, मतलब ये पूरा व्यंजक ऋणात्मक ना हो। f(x), यहां पे x की वैल्यू वो पुट की जा सकती है कि उसको हल करने पे ये क्या हो, ऋणात्मक ना आए, ठीक है। जैसे मान लो x बराबर हमने 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा -16, गलत हो गया ना। x बराबर 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 -16, गलत हो गया। 2 रख दिया 2 -16, और 4 आएगा 2 का स्क्वायर 4 -16। 3 रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस, मतलब ना तो 0 रख सकते, ना 1 रख सकते, ना 2 रख सकते, ना 3 रख सकते, इस तरह की संख्याएं हम नहीं रख सकते हैं। तो फिर कौन कौन सी संख्याएं रख सकते हैं, अर्थात अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 हो सकता है पर ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये बराबर, नीचे वाला चिन्ह बराबर का है कि 0 के बराबर हो सकता है, और ये मतलब बड़ा का है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर, इसके अंदर की संख्या, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहां से ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, माइनस 16 को साइड लेके गए, x स्क्वायर का मान 16 से बड़ा है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 या x लेस और इक्वल टू 4। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर x का मान हम 4 से छोटा भी लेते हैं, मतलब माइनस भी लेते हैं, माइनस भी लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तो इसका मतलब चाहे हम x का मान धनात्मक लें और चाहे ऋणात्मक लें, ये 4 से छोटा ऋणात्मक, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो, इसका मतलब ये दोनों होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, पर हमने इसको ऐसा लिख लिया।
ये हो गया हमारा x माइनस 4 x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 माइनस 4 और प्लस 4 के बीच में होगी। मतलब सिर्फ माइनस 4 और प्लस 4 के बीच की संख्या यहाँ पे रखी जा सकते हैं, बाकी दूसरी कोई भी संख्याएं नहीं रखी जा सकती है। अतः fx का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -4 से +4। ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया गया, इसका मतलब -4 भी शामिल है और +4 भी शामिल है। ठीक है, तो fx का डोमेन कैसा हो गया, -4 और 4 के बीच में आने वाली सारी संख्याएं इसके डोमेन में होंगी, बाकी की संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है ना, नहीं थोड़ा सा गड़बड़, fx के डोमेन में -4 और 4 ये नहीं होगा, बाकी सारी संख्याएं होंगी, सारे रियल नंबर -4 और 4 को छोड़ देंगे। मतलब इनके बीच की संख्या है, ऐसा नहीं लगाएंगे इसको, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बीच की कोई भी संख्या नहीं आएगी, -4 और 4 के बीच की कोई भी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, ना तो 3 आएगी, ना तो 2 आएगी, ना तो 1 आएगी, ना ही 0 आएगी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे सवाल थे इसमें, 10 सवाल दिए हुए थे, ज्यादातर मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अभी तक हम केवल क्या निकाल रहे थे, डोमेन। डोमेन का मतलब x के कौन कौन से मान रखे जा सकते हैं। ठीक है ना, x का कौन कौन सा मान रखने पर हमारा फलन क्या है, डिफाइंड है। अब हमको निकालना है डोमेन के साथ में रेंज भी निकालना है। डोमेन तो निकालना ही निकालना है, साथ में क्या निकालना है, रेंज भी निकालना है। ठीक है, एक बार देखेंगे डोमेन रेंज क्या कहलाता है। फिर से ये हमारा दो सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, इधर सेट बी में भी एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6। सेट ए का सेट बी से ये मान लो एक रिलेशन है जो f द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ए का सेट बी के बीच में एक रिलेशन f है। ठीक है, और मान लो इन एलिमेंट्स की इमेज 9 की, ए की इमेज इससे है, बी की इमेज इससे है और सी की इमेज इससे है। फंक्शन मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, तभी वो फलन डिफाइंड है, अदरवाइज फलन डिफाइंड नहीं होगा। सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज वहां बननी चाहिए। ठीक है ना, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, वहां पे बननी चाहिए। सारे एलिमेंट्स की इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो डोमेन क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है सेट ए का एलिमेंट्स। ठीक है ना, रेंज क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है हमारा सेट बी का एलिमेंट। सेट बी का वह एलिमेंट जिसकी जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज है, वो कहलाएगा हमारा रेंज। मतलब जैसे रेंज ये होगा 2 3 4, ये इनकी इमेज है एबीसी की, तो 2 3 4 क्या कहलाएगा, ये हमारे रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो रेंज क्या कहलाएगा, x की कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करें, x की वैल्यू पुट करने पे y का मान, ये इस सेट का मान क्या क्या आता जाएगा, वो हमारे कहलाएंगे रेंज के एलिमेंट। ठीक है ना, डोमेन तो समझ में आया कि x का कौन कौन सा मान हम उस फंक्शन पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रांत और परिसर दोनों निकालने हैं। fx दिया हुआ है √x - 3। ठीक है, रूट के लिए मैंने कुछ बता दिया कि उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए करणीगत व्यंजक क्या हो, ऋणात्मक ना हो। fx ये हल है। ठीक है, x के उन मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए करणीगत व्यंजक ऋणात्मक
ना हो। ये अंदर वाला व्यंजक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक ना होना चाहिए, अर्थात अंडर रूट एक्स माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना, या x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस 3 को उधर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है, जो 3 से बड़ी या 3 के बराबर है, ठीक है ना। ये ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, x का मान किससे बड़ा, 3 से बड़ा, और ये बराबर का चिन्ह है। x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 3 से बड़ी या 3 के बराबर। 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0 चलेगा, पर 3 से छोटी रखेंगे 2 माइनस 3 तो माइनस 1, अंडर रूट के अंदर माइनस 1 रख देंगे, 1 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3 गलत है। 0 रख देंगे, 0 माइनस 3 अंडर रूट के अंदर माइनस 3 गलत है। माइनस वाली कोई संख्या रखेंगे, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये सारी संख्याएं नहीं हो सकती। तो कौन सी संख्याएं हो सकती है, x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर। 3 से बड़ी कोई भी संख्या रखें, 4 4 माइनस 3 अंडर रूट 1, 5 माइनस 3 अंडर रूट 2, कुछ भी लिख सकते हैं। अतः fx के डोमेन में, fx का डोमेन जो होगा, या fx का डोमेन उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जो 3 से बड़ी या 3 के बराबर है, ठीक है। fx का डोमेन उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जो 3 से बड़ी या 3 के बराबर है। अर्थात क्या हो जाएगा इसका डोमेन, fx का डोमेन बराबर ये हो जाएगा हमारा 3 टू इंफिनिटी। ये इस तरह से लगा, देखो ये बड़ा वाला कोष्टक लगाया, मतलब 3 शामिल है। ये इंफिनिटी तो कोई संख्या नहीं होती है, क्या जानते हो इंफिनिटी के बारे में, नहीं जानते होगे। इंफिनिटी कोई संख्या नहीं होती, तो हमने अपने से मान लिया कि अनंत के लिए ऐसा साइन इंफिनिटी है, ठीक है ना। इसलिए हमने इधर क्या किया है, ओपन इंटरवल लगाया, इधर क्लोज क्योंकि 3 शामिल है। तो ये हो गया हमारा fx का डोमेन, क्या है, 3 से बड़ी या 3 के बराबर संख्याएं। अब रेंज निकालने के लिए, रेंज का मतलब क्या होता है, ये fx का क्या मतलब होता है, जब हमने दो सेट लिए, यहाँ का कोई एलिमेंट x है और यहाँ का कोई एलिमेंट क्या है, y, और ये किससे रिलेटेड है, f, तो हम फलन को डिफाइन कैसे करते हैं, f ऑफ x बराबर y से। f ऑफ x, इसका x एलिमेंट इसके किस एलिमेंट से, इसका इमेज है इसमें y से है, ठीक है ना। तो जो fx है, ये fx को वास्तव में है क्या, ये y, क्योंकि fx का मतलब इधर का एलिमेंट होता है, x मतलब इधर का एलिमेंट और fx मतलब इधर का एलिमेंट, और ये है क्या, ये तो y है ना, सेट y हो गया हमारा मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, रेंज के लिए, परिसर के लिए, मान लेंगे, माना fx बराबर y, ठीक है, fx बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, fx था क्या, fx था अंडर रूट x माइनस 3, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि fx बराबर y और fx बराबर दिया गया था अंडर रूट x माइनस 3। इसको हमने लिख दिया नंबर 1। अब हमको रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब क्या होता है, x के ऐसे मान रखे गए हैं कि y का हमें एक रियल मान मिले, क्योंकि x के हमने रियल मान रखे हैं, तो y का मान क्या मिलेगा, रियल मिलने चाहिए, ठीक है। y हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो इसके बराबर है, और ये कर्णीगत व्यंजक है जो कि ऋणात्मक कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मान लो हमने इक्वेशन 1 देख दिया, तो इंप्लाइज दैट y ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, y का मान 0 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है,
चूंकि y क्या है हमारा धनात्मक वर्गमूल है। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, धनात्मक वर्गमूल है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। हमको करना क्या है, ये y बराबर है, हमको इसको x के बराबर लाना है। ये जो फलन है x के रूप में है, हमको लिखना है x बराबर, x को इधर लाना है, ठीक है, और y के रूप में इसको हमको बनाना है, y के रूप में। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये देखो ये वाई स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 किधर ले गए, प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब जो हमारा डोमेन था, हमारा डोमेन क्या था, हमारा डोमेन था कि x में क्या होता है, 3 से बड़ी संख्याएं ली गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो डोमेन था प्रांत, उसमें क्या था, ये क्या आया था 3 से बड़ी संख्या है। तो x का मान जब 3 से बड़ा है और ये चीज x के बराबर ही है, ये चीज x के बराबर ही है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 3 बड़ा होगा किससे, 3 से। x बड़ा है, ये हमारे से बड़ा हो गया। अब ये 3 को हम उधर लेके जाते हैं, तो वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 3 पहले से था, ये उधर क्या माइनस 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। और जब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो कभी, तो इसका मतलब क्या होता है, जो y है या तो 0 से बड़ा होगा या y लेस आर इक्वल टू 0। वैसे या नहीं और होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। पर ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे y कैसा वर्गमूल है, y एक धनात्मक वर्गमूल है, ठीक है, चूंकि y एक धनात्मक वर्गमूल है, धनात्मक वर्गमूल है, अतः y लेस आर इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, अतः y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब जो हमारे इस रेंज के एलिमेंट है ये y कहलाता है, वो किस तरह से है, 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े हैं मतलब सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो हम जो रेंज है उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अतः fx का रेंज, रेंज मतलब परिसर, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो धनात्मक है। ऐसा लिख सकते हैं, रेंज ऑफ fx, fx की रेंज सभी वास्तविक संख्याएं जो कि क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव साइन, ठीक है, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो धनात्मक है या जो ऋणात्मक नहीं है। तो इस तरह से एक सवाल मैंने बताया जिसका डोमेन और रेंज दोनों निकाल के बता दिया है, ठीक है ना। किस तरह से डोमेन और रेंज निकालना है, डोमेन थोड़ा इजी है पर रेंज टफ है। रेंज में हर सवाल के लिए अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, हमको अलग अलग सिस्टम लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा इसने फिट कर दिया सारे सवालों में ऐसे फिट। डोमेन में तो सही था, बस वही लिखते गए जिनके लिए हर शून्य ना हो, हर शून्य ना हो, ऋणात्मक ना हो, पर रेंज ऐसे नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो इसको जितना आज बताया गया है वो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।